नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 13 अप्रैल 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यान पूर्वक देखना है। अच्छा, आपको मैंने बोला है कि एक समय निर्धारित कीजिए और उसी समय डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो कीजिए। निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कहीं से भी दोबारा करंट अफेयर्स पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से संचालित कर सकते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया है? अच्छा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हमने आपको बतलाया था। हिंद सेना नामक एक पार्टी को भी हाल ही में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने 8 अप्रैल को लॉन्च किया। शिवदीप लांडे एक प्रसिद्ध खास करके हस्ती हैं और ये महाराष्ट्र के अकोला के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें राजनीति में प्रवेश से पहले जो आईपीएस अधिकारी हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र है वो मूल रूप से बिहार ही रहा है और बिहार में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि भी हासिल की और आप लोग इस नाम से भली भांति परिचित भी होंगे। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने एक राजनीतिक दल का गठन किया है जिसका नाम है हिंद सेना पार्टी। अच्छा, इससे पहले बिहार में आपको ध्यान रखना जन स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ था प्रशांत किशोर के द्वारा। दोनों पार्टी का जो गठन हुआ है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है। तो ये चीजें फिलहाल हम डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आज की सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में 10 से 12 अप्रैल 2025 तक वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। बताएं कि यह किस धर्म से संबंधित पवित्र स्थल रहा है। वैशाली के बारे में कहा जा रहा है और ऐसे में जो विकल्प आपको दिख रहा है वो विकल्पों के आधार पे हमें सही विकल्प का पहचान करना है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जैन धर्म। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, बिहार में आयोजित होने वाले कोई भी महोत्सव खास करके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार आपसे बीपीएससी एग्जाम में थावे महोत्सव को लेकर प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली कुंडग्राम, जो कि वैशाली में जगह है, यहाँ पर 10 से 12 अप्रैल 2025 तक वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। ये ध्यान रखें, कुंडग्राम में या फिर कुंडग्राम में जहां पर इनका जन्म हुआ था वैशाली जिले में, तो वैशाली जिले में ही ये अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, उद्घाटन की बात करें तो मौजूदा उप मुख्यमंत्री बिहार के जो है सम्राट चौधरी, हालांकि इस समय वे वित्त मंत्री के भी रूप में पदभार ग्रहण किए हुए हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो फिलहाल वैशाली महोत्सव को लेकर मेरे ख्याल से ये 2-3 पॉइंट जो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैशाली जो है ये भगवान महावीर की या फिर महावीर स्वामी का जन्मस्थली रहा है और ऐसे में यहाँ पर 2-3 कंफ्यूजिंग पॉइंट है जैन धर्म से संबंधित। आई होप आपने इसे पहले पढ़ा भी होगा, आइए उसे देखते हैं। हालांकि जैन धर्म से जुड़ी हुई बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो खास करके जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रश्न कॉमन रूप से बीपीएससी एग्जाम में हर बार पूछा गया है। प्रश्न पत्र को आप लोग देखेंगे तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम जैन धर्म के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको देने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये शायद आप जानते होंगे, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए, जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं हुई जिसे कि दिगंबर और श्वेतांबर कहा गया। ये तो आप लोग जानते होंगे यहाँ तक। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो दिगंबर संघ की बात करें तो यहाँ पर इस संघ में साधु जो होते थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, यानी कि वे किसी भी प्रकार का कोई भी परिधान यानी कि कोई भी पोशाक का धारण नहीं करते थे। जबकि श्वेतांबर संघ में साधु जो होते थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। अब दोनों में एक सबसे बड़ा जो मतभेद था दोनों धर्म के अनुसार, या फिर इस जैन धर्म में दोनों संघ जो बटे थे, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये हमें देखने को मिलता है कि दिगंबर संघ के अनुसार भगवान महावीर का जो जन्म है ये विदेह साम्राज्य के कुंडलपुर, जो कि नालंदा जिले में है, यहीं पर पिछले साल दिसंबर में कुंडलपुर महोत्सव भी हुआ था। तो इनके अनुसार, दिगंबर संघ के अनुसार, यहाँ पर कुंडलपुर नालंदा बिहार में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जबकि श्वेतांबर संघ के अनुसार भगवान महावीर का जो जन्म है ये कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। हालांकि ये दोनों स्थल बिहार में जरूर है लेकिन 2 अलग अलग जिले में है। तो ये चीजें ध्यान रखेगा, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है और दोनों संघ के अनुसार ये अलग अलग जगहों को मतलब जन्म स्थली के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, इनकी देहवसान की,
तो भगवान महावीर का देहावसान हुआ था बिहार के पावापुरी में, जो कि नालंदा में एक जगह है, जैसे कि पावा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो बिहार शरीफ के आसपास है। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पिछले वीडियो में बिहार शरीफ को लेकर हमने जानकारी दिया था, जो खास करके आपको मालूम है वहाँ पर एक क्लॉक टावर बना है, जो भी खबरों का विषय है। तो फिलहाल कल वाले वीडियो में ये चर्चा हम आपके बीच किए थे। यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ी हुई जो कॉमन बेसिक सी जानकारी हमने आपको बतलाया है, इसे जरूर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात पुनः मैं यहाँ पर दोहरा दूँ कि खास करके बिहार के संदर्भ में किसी भी महोत्सव को लेकर कोई भी जानकारी इस सीरीज में जो हम आपको देंगे उस पर अलग से ध्यान केंद्रित कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के अतिरिक्त और भी कोई राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर महोत्सव त्योहार आदि जो आयोजित होते हैं ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी आप लोग जानते होंगे बखूबी। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में कितनी त्योहारों और प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संगीत नाटक अकादमी की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध किया गया है। अच्छा, ये अभी खबरों में है, कुल मिला के 10 को इसमें शामिल किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर आपको इसको लेकर मैं डिटेल जानकारी देता हूँ। दरअसल अभी हाल ही में देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि संगीत नाटक अकादमी जो कि केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक शीर्ष सांस्कृतिक संस्था है, इसमें अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि पूरी रथ यात्रा, कटक बाली यात्रा सहित देश भर के कुल 10 त्योहारों और प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रमों को संगीत नाटक अकादमी की ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा, उसको भी हम देखेंगे, उसका भी अभी हम खंडन करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखिए, ये जो संगीत नाटक अकादमी का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है ये एक राष्ट्रीय सूची है, इसमें अभी हाल ही में 10 को शामिल किया गया है। अब ये क्या क्या शामिल हुआ है, आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले 45वें के रूप में शामिल हुआ है बाली यात्रा, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, और 40वें नंबर पे है छठ पूजा। फिर अगले हैं 47वें पे हीना, हीना यानी कि मेहंदी जो हाथ में लगाई जाती है, और इसके अतिरिक्त भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला, लाई हरोबा जो कि मणिपुर में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसके अतिरिक्त महाभारत कुथु फेस्टिवल, नर्मदा परिक्रमा, पंढरपुर वारी और रथ यात्रा पुरी, ये खास करके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। खास करके ये राष्ट्रीय सूची जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, तो इसको लेकर ये चीज़ें ध्यान रखें। अब इसमें बढ़कर संख्या कितनी हो चुकी है, तो 54 हो चुकी है। लेकिन इसी तरह की जो अभी एक्चुअली हम कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे, इसी तरह की एक जानकारी है यूनेस्को को लेकर, तो आइए हम उसे भी देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की भारत में अमूर्त संस्कृत विरासत की अगर हम सूची की बात करें और किस वर्ष से इसमें शामिल किया गया, वो चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले 2008 में 3 इसमें शामिल हुआ था, वैदिक जप की परंपरा, रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, और फिर कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर भी इसमें 2008 में शामिल हुआ था। तो ये चीजें यहाँ पर समझना, ध्यान रखें। अच्छा, पिछली बार 2023 में इसमें अमूर्त संस्कृत विरासत के रूप में गुजरात का गरबा नृत्य को शामिल किया गया था। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखें, 2023 में हमने आपको इसको लेकर डिटेल में जानकारी दिया है इस करंट अफेयर्स के सीरीज में। फिलहाल अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की मतलब जो सूची है उसमें कितने मतलब विरासत शामिल है, तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखिएगा 15, ये सूची के आधार पर। लेकिन इसमें एक और भी पॉइंट है, वो भी आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की, ये तो अभी हम बात कर रहे थे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की, लेकिन अगर विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो भारत में इसकी संख्या है 43 इस समय। और वर्तमान की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें पहले 1983 में 4 स्थल इसमें शामिल हुआ था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र से संबंधित है, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र से, फिर आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में है, फिर ताजमहल, ये 4 स्थल को इसमें 1983 में शामिल किया गया था। इसमें 43 स्थल की सूची को आप यहाँ पर कंप्लीट रूप में देख सकते हैं। अच्छा, इसमें पिछली बार 2024 में यानी कि अंतिम बार इसमें जो असम का जो अहोम राजवंश है, इसका मोइदाम जो है, एक प्रकार से मोइदाम का अर्थ होता है हजारों सालों से दफन स्थल, ये इसमें शामिल किया गया था 2024 में। अच्छा, इसी सूची में अगर हम बात करें बिहार के संदर्भ में, अगर हम ये बोले आपसे कि बिहार में यूनेस्को के कितने विश्व धरोहर स्थल है,
तो ये है 2। इसकी सूची की अगर हम बात करें तो 23वें और 33वें नंबर को आप देखेंगे। देखिए 23वां नंबर पे आपको दिख रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर, जो कि 2002 में इसमें शामिल हुआ था। ये क्रम की दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान रखना है। 23वें नंबर पे है भारत की सूची में, या फिर भारत में जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची है उसमें बिहार का ये स्थल 23वें नंबर पे है, हालांकि बिहार में पहले नंबर पे है। उसके बाद 33वां देखेंगे, 33वां में आपको दिखेगा नालंदा महाविहार, 2016 में इसमें शामिल हुआ था, और ये बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अगर हम देखें बिहार के संदर्भ में तो दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर वो चीज़ें हमने रख भी दिया आपके बीच, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अगले प्रश्न पे जाएं उससे पहले आपको बता दूं कि पीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे एक नया क्विज वाला सेक्शन जोड़ा गया है। करंट अफेयर्स के क्विज में वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सभी के लिए निःशुल्क है, और पहले से भी ये निःशुल्क ही था। आप लोग इसमें फ्री में डेली बेसिस पर आप यहाँ पर एकदम से करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन है उसको जांच सकते हैं, परख सकते हैं, ठीक है। जो पिछला आपका छूट चुका है वो सारे टेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जरूर इसमें आप लोग भाग लीजिए, और हर दिन एक समय निर्धारित कीजिए सोने से पहले इसमें आपको पार्टिसिपेट करना। रात्रि के समय जब आप सोने जाते हैं तो कम से कम एक सेट लगा के आपको सोना है। तो ये प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए कर्नाटक की लेखिका बानो मुश्ताक की किस लघु कहानी संग्रह को शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि नामित किया गया एक प्रकार से देखें तो, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये नॉमिनेशन ही हुआ है, और 20 मई को पुरस्कारों की घोषणा होगी, तब भी हम आपको जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर है, इसकी रचना जो है ये है विकल्प नंबर बी, यानी कि हार्ट लैम्प। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानो मुश्ताक, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जो आप यहाँ पर इनकी रचना को इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इस कृति का कन्नड़ से अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है ये दीपा भास्ती के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर यह भी बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो अंग्रेजी में जो अनुवाद होता है उसी पुस्तक को जो खास करके मूल रूप से देखा जाए, वो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल उससे पहले देख लेते हैं इस वाले पॉइंट को। देखिए, अभी हाल ही में बानो मुश्ताक का जो ये रचना है, बानो मुश्ताक की जो रचना है हार्ट लैम्प, इनको खास करके नामित किया गया, फिर शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि 5 और लेखकों और उनकी रचना को शॉर्टलिस्ट किया गया है, और विजेताओं की जो घोषणा होगी वो 20 मई 2025 को होगी। फिलहाल ये ध्यान रखिए। अच्छा, अभी हम अब बात कर रहे थे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को लेकर। देखिए, उसी को लेकर हमने ये लिखा है कि प्रत्येक वर्ष ये किसी एक पुस्तक के लिए दिया जाता है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, और वो पुस्तक ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, यानी कि जो उसका अंग्रेजी अनुवाद है वो ब्रिटेन या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, वैसी रचना को, वैसे अनुवादित रचना को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जाता है। आई होप आप ये समझ चुके हैं। देखिए, अभी आपको मैं कुछ जानकारी और देने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट में। 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जर्मन लेखिका जेनी एफेनबेक को उनकी जो रचना, उनकी जो उपन्यास है कैरोस, उसके लिए उन्हें दिया गया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था माइकल हाफमैन के द्वारा। इन दोनों को, माइकल हाफमैन को और जेनी एफेनबेक को, यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये 2024 के खास करके अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता हैं। अच्छा, यहाँ से आपके एग्जाम में, आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस वाला से पूछा गया था, 2023 वाला से। जो ये पुरस्कार मिला था जॉर्जी गॉस्पोंडिनो को, जो बुल्गारिया के हैं। इनकी रचना टाइम शेल्टर के लिए मिला था, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा। तो ये चीज़ें खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए और इम्पोर्टेंट है भी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2023 वाला है, बाकायदा यहाँ पर आपको 2022, 24 और 2025 की जो घोषणा 20 मई को होगी वो भी यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे, जिससे आपको चीज़ें याद रखने में, जब चीज़ों को एक ही जगह देखेंगे तो याद रखने में मेरे ख्याल से बहुत आसानी होगी। देखिए, 2024 को लेकर अभी मैंने जानकारी दिया, 2023 को भी आप यहाँ पर देख चुके हैं, लेकिन 2022 भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गीतांजलि श्री जो कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, इनकी रचना रेत की समाधि के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा, टॉम ऑफ सैंड जो कि इसका अंग्रेजी में नाम होता है। तो इस रचना को मिला था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। यहाँ पर आप गीतांजलि श्री को देख सकते हैं, और ये हिंदी की पहली रचना थी जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। हिंदी भाषा में लिखित ये खास करके रेत की समाधि का जब अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, तो ऐसे में देखा जाए तो हिंदी मूल रचना थी जिसे ये पहली बार पुरस्कार मिला था। आई होप यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है, आप समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं। अच्छा, जो हमने बतलाया ये बीपीएससी टीआरई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, लेकिन उससे पहले ये करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड कोर्स है बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे। इस कोर्स के माध्यम से हमारे तमाम करंट अफेयर्स के मटेरियल का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस कोर्स में एक विशेषता यहाँ पर आपको ये है कि डेली करंट अफेयर्स की क्लासेज को जो यहाँ पर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर्स का तमाम जो हमारा मटेरियल है आप इस कोर्स के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चौथे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध जर्मन फिल्म निर्देशक को गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या है जो अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो वर्नर हर्जोग, ये विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, वर्नर हर्जोग, ये यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। दरअसल वर्नर हर्जोग की बात करें तो एक प्रसिद्ध जर्मन फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। अभी हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल के 82वें एडिशन में गोल्डन लायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए एग्जाम स्वरूप इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा, लेकिन जानकारी स्वरूप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है पुरस्कारों की। आइए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अतिरिक्त बता दूँ। हाल ही में 2025 में जो महत्वपूर्ण पुरस्कारों की घोषणा हुई है वो कंप्लीट सूची यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो चीज़ें यहाँ पर रखा है, जैसे कि आप इसमें ध्यान रखेंगे प्रवासी भारतीय सम्मान, पॉली ओम्ब्रिगर पुरस्कार, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, एबेल पुरस्कार 2025, गोल्ड मर्करी अवार्ड, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान। ये सभी डिटेल पूर्वक हम आपके बीच जानकारी दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ही स्लाइड में एक ही जगह सभी चीज़ों को आप देख रहे हैं। डिटेल में आपको इसी सीरीज में हमने बतलाया है। अगर आप क्लासेस को छोड़ छोड़ के देखते हैं तो फायदा आपको नहीं मिलेगा। डेली बेसिस पे देखिए, चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती है और याद रखने में बहुत आसानी होगी और बहुत मज़ा भी आएगा। मुझे लगता है कि ये सीरीज से आप लोगों की भरपूर हेल्प होती है। आप लोग जरूर बताइएगा ये सीरीज से आपको हेल्प होती है या फिर नहीं, और कैसा लगता है थोड़ा फीडबैक आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी जरूर लिखिएगा। फिलहाल पांचवें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सड़क विकास निगम को महामार्ग परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हाल ही में स्कॉच 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी, यानी कि महाराष्ट्र इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए महामार्ग परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को स्कॉच 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ध्यान रखिए, किसको सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र को सम्मानित किया गया है, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को। दरअसल यह पुरस्कार दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग की परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 100वां एडिशन था इसका मतलब शिखर सम्मेलन का, और यहीं पर यह पुरस्कार अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें है कि स्कॉच पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? दरअसल आपको ध्यान रखना 2003 में स्थापित स्कॉच पुरस्कार शासन, समावेशी विकास, प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता, कॉर्पोरेट नेतृत्व, साथ ही साथ नागरिक सेवा वितरण और क्षमता निर्माण में, मतलब इन सारे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को मान्यता देता है। उन्हें चिन्हित करते हुए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ध्यान आप लोग रखेंगे। और किस लिए सम्मानित किया गया है? तो महामार्ग परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए, ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अच्छा, यह पुरस्कार उन व्यक्ति, परियोजनाओं और संस्थाओं को सम्मानित करता है जो कि भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने में अतिरिक्त प्रयास किया है। ठीक है, ये चीज़ें आई होप इस पॉइंट से भी क्लियर था। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि हालिया जारी पंचायत उन्नति सूचकांक के प्रथम संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? देखिए पंचायत उन्नति सूचकांक में अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है इसमें खास करके गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंचायत उन्नति सूचकांक भारत में पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत संस्थानों के प्रदर्शन का एक प्रकार से माप है या फिर एक प्रकार से पैमाना है। और ऐसे में ध्यान आप लोग रखेंगे, यह सूचकांक ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन में एक प्रकार से सुधार करना है, उसका आकलन करते हुए, उसकी दिशा में कार्य करते हुए, मतलब उसे सुधार करने का एक प्रयास है। और नवीनतम रिपोर्ट जो अभी हाल ही में आई है ये इसका पहला संस्करण है। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो गुजरात है ये 340 ग्राम पंचायतों के साथ A+ ग्रेड के साथ, A+ नहीं बल्कि A ग्रेड के साथ ये शीर्ष स्थान पर है। ये चीज़ें अभी हम आपको दिखलाएंगे। इसके बाद दूसरे स्थान पर है 270 ग्राम पंचायतों के साथ तेलंगाना।
अच्छा, इस सूचकांक में 9 मानक तय किए गए हैं। वो सभी मानक यानी कि जो पैमाना जिस आधार पर ये रैंकिंग तय होती है वो यहाँ पर हमने लिख दिया, अब चाहे तो पढ़ सकते हैं। हालांकि इस सूचकांक में बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो ऐसे राज्य हैं खास करके फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में शामिल रहा, ये चीज़ें ध्यान रखें। अच्छा, अब यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आप इसे देखकर समझ पाएंगे। देखिए जो गुजरात है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए ए कैटेगरी में अगर हम बात करें इस सेगमेंट में 346 पंचायत रहा है, और ऐसे में यहाँ पर वही चीज़ें हमने लिखा था कि 346 ग्राम पंचायतों के साथ ये खास करके गुजरात शीर्ष पर रहा है, उसके बाद तेलंगाना है। और खास करके अगर हम बात करें इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं पंचायतों की संख्या जो है जीपीएस, टोटल जीपीएस की बात करें तो ये इतना जीपीएस यानी कि ग्राम पंचायत, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। पहले स्थान पर गुजरात, उसके बाद तेलंगाना, फिर तीसरे स्थान पर रहा इसमें त्रिपुरा। तो खास करके ये टॉप 3 को आप ध्यान अवश्य रखिएगा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका क्लियर है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर अब हमारा अगला 7वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ 9 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन आयोजित किया गया, जहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है विकल्प नंबर सी, यानी कि नेपाल के काठमांडू में किया गया। एक चीज़ समझिएगा, ये आपको ध्यान रखना 9 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ, और ध्यानपूर्वक देखिएगा ये बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन नहीं है, बल्कि बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का ये एक प्रकार से बैठक है, और ये तीसरा बैठक है या फिर तीसरा सम्मेलन है कृषि मंत्रियों का जो भी नेपाल में आयोजित हुआ, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। अच्छा, बात हो रही है बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। इसका मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में है। वर्तमान में इसके 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके उद्देश्य, स्थापना का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे लिखा गया है। बिम्स्टेक के अतिरिक्त मेरे ख्याल से आप सार्क को लेकर चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त ब्रिक्स को लेकर बहुत सारी जानकारी अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ नए बदलाव देखने को मिले हैं। इसमें नए कंट्री के रूप में, नए सदस्य देश के रूप में मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुआ है। अब नया अपडेटेड डेटा ये कहता है कि ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 10। ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस थीम या फिर किस विषय के साथ वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट अर्थात जीटीएस का 9वां संस्करण 10 से लेकर 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए इसका अगर हम थीम की बात करें 9वें संस्करण की ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की, तो ये थीम है संभावना, यानी कि जो विषय है इसका निर्धारित ये है इस वर्ष 2025 में संभावना, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार भारत में समुद्री उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। बताएं कि यह पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। यानी कि राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार जो कि समुद्री उद्योग में उत्कृष्टता की एक प्रकार से पहचान है, ये अभी हाल ही में किन्हें दिया गया, यही प्रश्न है। और ऐसे में राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, राजेश उन्नी एक शख्स हैं, इन्हें अभी हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 10वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि विलो बैट, जो आप लोग आई थिंक जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, विलो बैट और हैंडलूम उत्पाद रेडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है, जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग से मतलब सम्मानित किया गया, फिर जीआई टैग प्रदान किया गया है। देखिए इसका जो संबंध है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से ये पूछा गया है, तो जम्मू कश्मीर और मेघालय से ये संबंधित है। देखिए विलो बैट जम्मू कश्मीर से, जबकि हैंडलूम उत्पाद रेडिया मेघालय से, अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 5% से घटकर कितनी हो गई है। एक नवीनतम रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो ये घटकर हो चुकी है 4.9%। अच्छा ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम अगले किसी वीडियो में इस प्रश्न को लेकर डिटेल में चीज़ें आपको बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमने आज के इस वीडियो में थोड़ा सा कटौती किया था, कहीं मुझे निकलना इस वजह से, तो फिलहाल इसको लेकर आगे हम एक वीडियो में डिटेल जानकारी आपको अवश्य देंगे। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस देश में कंस्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय
ने हाल ही में भारत की मौजूदा व 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की या फिर सम्मानित की है। देखिए अभी हाल ही में ये सम्मानित की गई है स्लोवाकिया में। यहाँ पर जो खास करके कंस्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी है, यहीं पर इन्हें ये डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू को लेकर अभी हाल ही के दिनों में कुछ बहुत सारे प्रश्न बने हैं। 2-3 दिनों में अगर हम देखें तो वो चीज़ें हमने समय समय पर आपको बताया। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो लोग अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो आप हमें सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पर और वहाँ पर डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट है। चलिए आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया क्लॉक टावर अभी हाल ही में खबरों का विषय है। अच्छा, इसको लेकर जानकारी बाकायदा हमने दिया भी था, लेकिन आज वाले वीडियो में भी थोड़ी चर्चा हमने किया है। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।